किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश में सहकारिता को सशक्त बनाने और गांव-गांव तक आर्थिक विकास पहुंचाने के उद्देश्य से गठित सहकारिता मंत्रालय के 4 साल हुए पूरे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात के अहमदाबाद में इस संबंध में आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने की नई योजना की शुरुआत। योजना के तहत 200 किसानों को चुना गया। किसानों को जागरूक बनाना और प्राकृतिक खेती को नई पहचान देना योजना का मकसद। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के तहत मिलेट्स एवं क्षमतावान फसलों की उन्नत खेती पर किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। मिलेट्स एवं कलिंगड़ा की पौष्टिकता और इनके मानव स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभावों के बारे में बताया गया। मध्य प्रदेश सरकार खेतों पर जाली यानी फेंसिंग लगाने के लिए देगी 50% अनुदान। फसलों को जंगली एवं आवारा जानवरों से बचाने में मिलेगी मदद। राज्य के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा इच्छुक किसानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के अहमदाबाद में सहकारिता मंत्रालय के 4 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और संबोधन किया। इस कार्यक्रम का शीर्षक सहकारिता से समृद्धि है। किसानों को उचित मूल्य दिलाने से लेकर महिलाओं और छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने में सहकारिता की अहम भूमिका है। देश में 8.42 लाख सहकारी इकाइयां समावेशी विकास को आगे बढ़ाते हुए और उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, आवास, परिवहन और अन्य गतिविधियों में सम्मिलित हैं। साथ ही सहकारी समितियां कृषि, ऋण और बैंकिंग, आवास और महिला कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करती हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज सहकारी समितियां पूरी क्षमता के साथ देश के आर्थिक विकास में भरपूर योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि अमूल दूध का टर्नओवर अभी 80,000 करोड़ है, जो अगले साल 1 लाख करोड़ हो जाएगा। दूध से लेकर बैंकिंग तक, चीनी मिलों से लेकर मार्केटिंग तक और कैश क्रेडिट से लेकर डिजिटल पेमेंट तक, आज सहकारी समितियां सक्षमता के साथ देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रही है। अमूल की भूमि पर खड़ा रहकर मैं बोल रहा हूं, 36 लाख बहनें गुजरात में और 20 लाख बहनें देश में हर रोज परिश्रम कर दूध भरती है। 80,000 करोड़ का टर्नओवर है। अगले साल की बैलेंस शीट 1 लाख करोड़ की आएगी और इसका मुनाफा मेरी ये 56 लाख बहनों के अकाउंट में जाता है। प्रॉस्पेरिटी एक व्यक्ति की नहीं, पूरे समाज की। संपन्नता कुछ सेठों की नहीं, गरीब मजदूर की, किसान की। ये कंसेप्ट के साथ मोदी जी ने ये 60 इनिशिएटिव शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योगी सरकार ने नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 200 प्राकृतिक कृषि किसानों को चुना गया है, जिन्हें अब ब्रांड एम्बेसडर के रूप में तैनात किया जाएगा। इस कदम का मकसद किसानों को जागरूक बनाना और प्राकृतिक खेती को एक नई पहचान देना है। किसानों को ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स मॉडल के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। गौरतलब है कि पहले बैच में प्रशिक्षकों को तैयार किया जाएगा, जो आगे मंडल और जिला स्तर पर प्रशिक्षण देंगे। इससे आधुनिक और प्राकृतिक खेती को व्यापक रूप से अपनाया जा सकेगा। वहीं राष्ट्रीय मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग के तहत लोकल नेचुरल फार्मिंग इंस्टीट्यूशन किसानों को प्रशिक्षित करेगा। इससे न केवल किसानों को आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि पूरी कृषि प्रणाली में बदलाव आएगा।
प्रथम बैच के प्रशिक्षकों को कोर्स पूरा कराने के बाद इनकी जिला स्तरीय तैनाती का मानचित्र भी तैयार किया जा रहा है, ताकि हर जिले में प्रशिक्षित किसानों की संख्या और उनके कार्यक्षेत्र का स्पष्ट दिशा निर्देश हो सके। ये योजना किसानों के जीवन में बदलाव लाने के साथ साथ उत्तर प्रदेश को प्राकृतिक और जैविक खेती के क्षेत्र में एक नई दिशा देने का प्रयास है। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के तहत मिलेट्स एवं क्षमतावान फसलों की उन्नत खेती पर किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर किसानों को अनाज भंडारण के लिए लोही की टंकियां, कांगनी, चेना एवं कलिंगड़ा के बीज सहित मिलेट्स और कलिंगड़ा की उन्नत खेती पर प्रकाशित पुस्तिकाओं का वितरण किया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर अरुण कुमार ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मिलेट्स और क्षमतावान फसलें मिश्रित खेती के माध्यम से जैविक एवं प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त हैं। उन्होंने किसानों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वैज्ञानिक तरीके से की गई खेती किसानों की आय वृद्धि में मददगार है। उन्होंने किसानों की आय में वृद्धि एवं उनके जीवन स्तर में सुधार के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मिलेट्स एवं कलिंगड़ा की पौष्टिकता और उनके उपयोग से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले सकारात्मक प्रभावों के बारे में भी बताया। कार्यक्रम में कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर से मिलेट्स में विकसित उन्नत किस्मों के बारे में किसानों को अवगत कराया गया और मिलेट्स में होने वाले रोग प्रबंधन के बारे में जानकारी साझा की गई। मध्य प्रदेश सरकार खेतों पर जाली यानी फेंसिंग लगाने के लिए 50% अनुदान देगी। इससे फसलों को जंगली एवं आवारा जानवरों से बचाने में मदद मिलेगी। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार किसानों को खेतों पर जाली लगाने के लिए अनुदान देने जा रही है। राज्य के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा इच्छुक किसानों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। दरअसल सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय बागवानी एकीकृत विकास कार्यक्रम योजना के तहत उद्यानिकी फसल लगाने वाले किसानों को अब अपने खेत के चारों ओर गैल्वेनाइज्ड जाली लगाने के लिए अनुदान मिलेगा। गौरतलब है कि उद्यानिकी फसलों में सब्जी, फल, फूल एवं मसालों की फसलों को जंगली जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है। इससे बचाव के लिए ये योजना लागू की गई है। विभाग द्वारा किसानों को जाली लगाने में आने वाले खर्च का आधा 50% अनुदान प्रदान किया जाएगा। जाली लगाने का खर्चा 300 रुपये प्रति रनिंग मीटर आता है, यानी 1000 रनिंग मीटर का खर्चा 3 लाख रुपए है। इसमें 1.5 लाख रुपए राज्य सरकार देगी और बाकी 1.5 लाख रुपए का खर्च किसान खुद बर्दाश्त करेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान mpfsts.mp.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो, B1 खसरा, पावती, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र एवं मोबाइल नंबर जैसे आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी और पात्र किसानों को लॉटरी के माध्यम से चुना जाएगा। सिर्फ चुने गए किसानों को नियम अनुसार योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। किसानों की खेती के लिए उन्नत किस्मों के पौधे आसानी से मिल सके, इसके लिए बिहार सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए जहां सरकार द्वारा हाईटेक एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की जा रही है, तो वहीं किसानों और उद्यमियों के जरिए भी छोटी छोटी नर्सरियों की स्थापना कराई जा रही है। इस कड़ी में बिहार सरकार द्वारा किसानों को छोटी नर्सरी की स्थापना के लिए प्रोत्साहन देने हेतु योजना शुरू की गई है। योजना के तहत लाभार्थी किसानों को एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत नर्सरी की स्थापना के लिए अनुदान दिया जाएगा। गौरतलब है कि योजना के अंतर्गत छोटी नर्सरी की स्थापना के लिए न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर एवं अधिकतम 1 हेक्टेयर ज़मीन की आवश्यकता होगी। इसमें किसान जिस ज़मीन पर नर्सरी की स्थापना करना चाहते हैं वह भूमि कम से कम ग्रामीण सड़क के पास होनी चाहिए और भूमि में जल जमाव नहीं होना चाहिए। योजना के तहत छोटी नर्सरी की स्थापना के लिए उद्यान निदेशालय द्वारा इकाई लागत 20 लाख रुपए तय की गई है। इसमें 500 वर्ग मीटर का पॉली हाउस, 1000 वर्ग मीटर का शेड नेट हाउस, वर्मी कॉम्पोस्ट इकाई, जल भंडारण टैंक, फेंसिंग, मात्र वृक्ष खरीदने के लिए पौधे, भंडार गृह, सूक्ष्म सिंचाई आदि लागत शामिल हैं। इसमें लाभार्थी किसानों को इकाई लागत का 50% अधिकतम 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। चुने गए लाभार्थियों को भूमि पर ज़रूरत के मुताबिक मिट्टी भराई का काम खुद से कराना होगा। वहीं पानी के स्रोत, ट्यूबवेल, पंपिंग सेट, बिजली कनेक्शन आदि की सुविधा नर्सरी हेतु चयनित ज़मीन पर किसानों को स्वयं ही करनी होगी। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को विभागीय वेबसाइट पर
उपलब्ध आवेदन horticulture.bihar.gov.in को डाउनलोड करना होगा। इसके लिए किसान का कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से देश के आम जनमानस एवं गरीब तबके को ध्यान में रखकर कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जिससे बिहार के वैशाली जिला के किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं। वैशाली के किसान केंद्र सरकार और विशेष तौर पर पीएम मोदी का आभार जता रहे हैं। किसानों को योजना से मिलने वाले पैसे बहुत फायदेमंद साबित हो रहे हैं। खेतों में फसलों की पैदावार पहले की तुलना में 2 से 2.5 गुना बढ़ गई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से मिलने वाले पैसे गरीब किसानों को आर्थिक संबलन और सम्मान दिला रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में प्रतिवर्ष 6,000 रुपये 2,000 की 3 किश्त के रूप में दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ शासन की मत्स्य संपदा योजना किसानों के लिए एक महत्वाकांक्षी और लाभकारी योजना साबित हो रही है और इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मत्स्य पालन के लिए आवश्यक संसाधन जैसे आइस बॉक्स और मछली पकड़ने का जाल निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। पहले किसानों को आइस बॉक्स और मछली पकड़ने का जाल किराए पर लेना पड़ता था। उस समय उनकी वार्षिक आय लगभग 20 से 25,000 रुपये होती थी, लेकिन योजना का लाभ मिलने के बाद स्वयं का जाल और आइस बॉक्स होने से उनकी आय अब बढ़कर लगभग 40 से 50,000 रुपये प्रतिवर्ष हो गई है। ये सरकार की एक बहुत ही उपयोगी योजना है, जिससे उन्हें सीधे तौर पर आर्थिक लाभ मिला है। मत्स्य संपदा योजना न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है, बल्कि लाभार्थियों की आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि कर रही है। और धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में धान के साथ ही अन्य फसलों की ओर भी किसानों का रुझान बढ़ रहा है। जिले के किसान अब दलहन तिलहन फसलों के साथ रागी की भी खेती कर रहे हैं। धमतरी जिले में रागी की खेती किसानों की आय बढ़ाने का बेहतर विकल्प बनेगी। इस बार चालू खरीफ मौसम नगरी मगरलोड विकासखंड के कई गांवों और धमतरी विकासखंड के डुबान क्षेत्र में लगभग 400 हेक्टेयर रकबे में रागी की खेती की जाएगी। कृषि विभाग द्वारा स्थानीय स्तर पर लगभग 200 एकड़ रकबे में रागी का बीज उत्पादन भी किया जाएगा। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने जिले में रागी की खेती को बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश कृषि विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। कलेक्टर की पहल पर ही कृषि विभाग द्वारा रागी का बीज कलारतराई प्रतिक्रिया केंद्र में भंडारित भी किया जा चुका है। पौष्टिक और पोषक तत्वों से भरपूर रागी एक मोटा अनाज है जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार देता है। इसकी खेती की लागत कम होती है और किसानों को फायदा ज़्यादा होता है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष रागी के समर्थन मूल्य में भी 596 रुपये की बढ़ोतरी की है। वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने रागी का समर्थन मूल्य 4,886 रुपये प्रति क्विंटल रखा है। ग्लोबल साउथ के 2 अहम देश हैं, भारत और ब्राज़ील, और दोनों कृषि प्रधान देश हैं। दोनों तरफ की सरकारों का जोर कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर है। इस पर हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने बात की भारत और ब्राज़ील के 2 कृषि व्यवसायियों से, जिन्होंने बताया कि आपसी सहयोग से दोनों देशों के किसान और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्योगों को काफ़ी फायदा होगा। दुनिया के ग्लोबल साउथ में जिन 2 देशों के पास कृषि में काफ़ी महारत है वो है भारत और ब्राज़ील। मनीष जी, आपकी एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में रुचि है, आप एग्रीकल्चर में बाहर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं या बाहर से पूंजी आकर्षित करना चाहते हैं। ये जो ब्राज़ील के जो हमारे जो टियागो बोल रहे हैं, इनसे क्या फ़ायदा हो सकता है भारत के किसानों को? देखिए, भारत के किसानों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। जो मैं अभी इनकी टेक्नोलॉजी देख रहा हूँ, जो इन लोगों की बातें भी सुनी हैं, तो उससे लग रहा है कि ये लोग काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं और इनके जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं फार्मिंग के लिए, वो हमारे देश के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर हम लोग, जैसा कि हमारी गवर्नमेंट एफपीओज़ को प्रमोट कर रही है, एफपीओज़ के थ्रू हम जो छोटे फार्मर्स हैं उनको हम कंबाइन करके और उसके साथ में कोल्ड चेन का इस्तेमाल करते हुए अगर इनकी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे तो हम फार्मर्स को एक अच्छा प्राइस भी दे पाएंगे और अच्छा प्रोडक्शन भी हम लोग वहाँ पे कर पाएंगे। तो भारत के एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अगर भारत और ब्राज़ील में कोई सहयोग होता है तो उससे क्या करेंगे? यहाँ पूंजी लगाएंगे, यहाँ की पूंजी वहाँ ले जाएंगे, या यहाँ की टेक्नोलॉजी वहाँ ले जाएंगे? कैसे ये सहयोग होगा? दोनों चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर लैंड बैंक बहुत ज़्यादा है इनके पास, तो इनके पास जो है एग्रीकल्चर बेस बहुत स्ट्रांग है।
तो हम यहाँ से भी प्रोडक्ट्स को भी उधर ले जा सकते हैं, वहाँ यहाँ की टेक्नोलॉजीज़ भी वहाँ ले जा सकते हैं, और वहाँ पर भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम यहाँ पर भी ला सकते हैं। तो इसके ऊपर अभी हम लोग और थोड़ा मंथन करेंगे और उसके बाद कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आने की उम्मीद है इन आने वाले 2 दिनों में। कल अपने पीएम साहब भी आ रहे हैं जो कि हमेशा हम लोग लिए एनर्जी बूस्टर रहे हैं, तो डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कुछ ना कुछ अच्छा हमें और सहयोग मिले। तो भारत और ब्राज़ील के बीच में जो संबंध है, उन संबंधों में एग्रीकल्चर एक खास उसका फैक्टर है, और अगर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भारत और ब्राज़ील साथ में बढ़ें तो निश्चित तौर पे ग्लोबल साउथ के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, ताकि अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज़ पर एग्रीकल्चर के मामले में, नई तकनीक के मामले में हमारी निर्भरता कम होगी। और ख़ास बात यह है कि ब्राज़ील में भी छोटे किसान हैं और भारत में भी छोटे किसान हैं, तो एक दूसरे की आवश्यकताओं को ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ रियो द जेनेरियो से मैं अखिलेश सुमन, डीडी न्यूज़ के लिए। और अगली खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के कारण गोदावरी नदी उफान पर है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा गुजरात, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में भी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा असम और मेघालय में भारी बारिश की संभावना है। इन राज्यों में गरज के साथ बिजली चमकने की भी संभावना जताई गई है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, गोवा और कोंकण के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावना है। और किसान समाचार में आइए अब जानते हैं देश में मंडी का भाव। मंडियों में इन दिनों कॉफी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। बात निर्यात की करें तो भारतीय कॉफी दुनिया भर में खूब पसंद की जाती है। भारत अब वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, जिसका निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में $1.29 बिलियन तक पहुंच गया है। ये 2020-21 के $719.42 मिलियन से लगभग दोगुना है। भारतीय कॉफी की अपने अनोखे स्वाद की वजह से वैश्विक बाजार में इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। जनवरी 2025 की पहली तिमाही में भारत ने इटली, बेल्जियम और रूस के अलावा दूसरे देशों के साथ 9,300 टन से अधिक कॉफी का निर्यात किया है। भारत में कॉफी की पैदावार का लगभग 3/4 हिस्सा अरेबिका और रोबस्टा किस्म की कॉफी का है। इनमें मुख्य रूप से बिना भुने बीन्स के रूप में निर्यात किया जाता है। हालांकि भुनी हुई यानी रोस्टेड और इंस्टेंट कॉफी जैसे उत्पादों की मांग बढ़ने से निर्यात में तेजी आई है। भारत में पहले के मुकाबले कॉफी की मांग चाय की तुलना में बढ़ी है, जिसकी वजह से भारत में कॉफी की खपत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत में इसकी मांग शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। इसकी खपत की बात करें तो कॉफी की घरेलू स्तर पर खपत साल 2012 में 84,000 टन थी, जो साल 2023 के आते आते 91,000 टन हो गई। बता दें कि भारत के कर्नाटक राज्य में दूसरे राज्यों के मुकाबले कॉफी की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। साल 2022-23 में कर्नाटक में कॉफी की पैदावार 2,48,020 टन रही थी। इसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान आता है। हाल ही में कैबिनेट ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने कुछ समय पहले ही विपणन सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। वहीं सभी मुख्य खरीफ फसलों की MSP पर नजर डालें तो सामान्य धान की MSP साल 2024-25 में 2,300 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 69 रुपए बढ़ाकर 2,369 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं ग्रेड A धान की MSP 2,389 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। हाइब्रिड ज्वार की MSP 328 रुपए बढ़कर 3,699 रुपए प्रति क्विंटल हो चुकी है। वहीं मालदंडी ज्वार की MSP में 328 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसकी MSP 3,749 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है।
साल 2025-26 के लिए खरीफ बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 150 रुपए बढ़ाकर 2,775 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं खरीफ रागी की एमएसपी में 596 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,886 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। मक्का की बात करें तो इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,400 रुपए हो गया है। खरीफ दालों की एमएसपी पर नजर डालें तो साल 2024-25 के दौरान खरीफ अरहर यानी तूर की एमएसपी में 450 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,000 रुपए तय किया गया है। साथ ही उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य 400 रुपए बढ़ाकर 7,800 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। साल 2024-25 के दौरान खरीफ मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,783 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे साल 2025-26 में 480 रुपए बढ़ाकर 7,263 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। सूरजमुखी के बीज का एमएसपी 441 रुपए बढ़ाकर 7,721 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं पीली सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 436 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसकी एमएसपी 5,328 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। तिल की एमएसपी 9,846 रुपए प्रति क्विंटल, राम तिल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 9,537 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसके अलावा मीडियम स्टेपल कपास की एमएसपी में 589 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,710 रुपए प्रति गांठ हो गया है। वहीं लॉन्ग स्टेपल कपास की एमएसपी 8,110 रुपए प्रति गांठ तय की गई है। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कोंकण क्षेत्र में धान और रागी की नर्सरी, मूंगफली, सब्जियों और बागवानी फसलों से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहां इस समय नए पौधों को गिरने से बचाने के लिए सहारा दें और खाद का प्रयोग फिलहाल टालें। यहां के किसान धान और रागी की रोपाई केवल हल्की बारिश होने पर ही करें। मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में धान और रागी की नर्सरी से भी अतिरिक्त पानी निकालें। यहां वपसा स्थिति में सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग और उड़द की बुवाई जारी रखें। साथ ही यहां पर्याप्त बारिश होने पर ही खरीफ फसलों जैसे बाजरा, कपास, सूरजमुखी, मूंगफली की बुवाई करें। यहीं गन्ने की फसल में मौसम साफ रहने पर निराई गुड़ाई करें। वहीं मराठवाड़ा के जिन इलाकों में पर्याप्त बारिश हो चुकी है वहां सोयाबीन, बाजरा, अरहर, कपास, मूंगफली, मूंग और उड़द की बुवाई करें। बाकी क्षेत्रों में पर्याप्त बारिश के बाद ही बुवाई करें। मराठवाड़ा में ही गन्ना, बागवानी और सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालें। यहीं पहले से बोई गई फसलों में सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से सिंचाई करें। विदर्भ क्षेत्र में इस समय कहीं कहीं भारी वर्षा हुई है। ऐसे में खेतों, सब्जियों और बागवानी फसलों से अतिरिक्त पानी निकालें। इसके साथ ही यहां नए लगाए गए पौधों को गिरने से बचाने के लिए सहारा दें। यहां धान की नर्सरी तैयार करने के साथ ही सोयाबीन, कपास, अरहर, उड़द, मूंग, ज्वार, मक्का और तिल की बुवाई साफ मौसम में करें। विदर्भ में ही मिर्च और बैंगन की 6 से 8 सप्ताह पुरानी पौध की रोपाई करें, जबकि 21 से 25 दिन पुरानी धान की नर्सरी की रोपाई उचित नमी पर करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले।
हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। खेती किसानी के साथ साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 124वीं जयंती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 124वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक वीडियो साझा की। पीएम ने लिखा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्श और सिद्धांत विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुमूल्य हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन करते हुए एक्स पर लिखा, आज़ाद भारत के इतिहास में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसा नाम है जिनके लिए देश की एकता और अखंडता से बढ़कर कुछ नहीं था। पीएम मोदी ने दलाई लामा के जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा, दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। वे प्रेम, करुणा, धैर्य और नैतिक अनुशासन के चिरस्थायी प्रतीक रहे हैं। हम उनके निरंतर अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घ आयु की कामना करते हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा मुख्य तिब्बती मंदिर पहुंचे। मंदिर में उनका 90वां जन्मदिन समारोह चल रहा है। देवशयनी एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में पूजा अर्चना की और संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इस दौरान लोगों का उत्साह चरम पर था। आज मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौम आशूरा है। ये दिन इस्लामी इतिहास में कई मायनों में महत्वपूर्ण है। ये दिन धैर्य, त्याग, दृढ़ता और धार्मिकता का प्रतीक है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आनंद विहार में आयोजित महारक्तदान शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों से ब्लड डोनेशन मुहिम से जुड़ने का आह्वान किया। श्री अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन के लिए हर रोज सैकड़ों तीर्थयात्री जा रहे हैं और उनका उत्साह देखते ही बन रहा है। इस बीच तीर्थयात्रियों का एक 5वां जत्था बालचल मार्ग के लिए रामबन जिले के चंद्रकोट पहुंचा। बिहार के दरभंगा में मुहर्रम के अवसर पर चौकी मिलान के दौरान 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार से संपर्क में ताजिए के आने से 50 लोग झुलसकर एक की मौत हो गई। भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा, आजकल कोलकाता लॉ कॉलेज जैसी घटना जिस समाज में होती है वहाँ ऐसा नहीं लगता कि कोई सरकार, कोई व्यवस्था है। ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। और इसी के साथ ही अब आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।